हेलो, दिस इज अक्षय कश्यप। आप सबों का विद्यार्थी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग का पावर शेयरिंग का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग पावर शेयरिंग में दो स्टोरी पढ़े थे। पहला जो स्टोरी था श्रीलंका का, दूसरा बेल्जियम का। दोनों स्टोरी में हम लोग वहां के डिफरेंट जो ग्रुप्स थे, इथनिक कंपोजिशन थे, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों का दो टॉपिक कवर करूंगा। पहला जो टॉपिक है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, दूसरा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में हम लोग को पढ़ना क्या है। पहले जो हम लोग पढ़े थे, श्रीलंका क्या था, एक आइलैंड कंट्री है जो तमिलनाडु से सटा हुआ है। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, ठीक है। तो यहाँ श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ सिन्हाला कम्युनिटी था। सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल थे यहाँ मेजोरिटी में थे। तो ये अपने मेजोरिटी के आधार पे यह गवर्नमेंट में अपना डोमिनेंस चाहते थे। अपना डोमिनेंस मतलब अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस चाहते थे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, जिसके कारण इलेक्टेड गवर्नमेंट जो था, इलेक्टेड गवर्नमेंट एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का रूप लेने लगा। जिसके कारण मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का रूप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वो सिन्हाला जो स्पीकिंग पीपल था उन लोगों का सुपरमेसी बरकरार रखना चाहते थे। जिसके कारण जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था वो एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का रूप लेने लगा सिन्हाला स्पीकिंग पीपल का सुपरमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए। 1956 में यही सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करते हुए 1956 में एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट में सिन्हाला जो लैंग्वेज था उसको श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। 1956 में एक एक्ट आया, इस एक्ट के तहत सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारा एक्ट लाई जिसमें वो फेवर करने लगी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल का, जिसके दौरान ये भी हुआ कि यूनिवर्सिटीज में सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को फेवर किया जाने लगा। जितने जो गवर्नमेंट जॉब्स थे वहां भी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को फेवर किया जाने लगा। इस प्रकार से आगे बढ़ने लगा। इसी के साथ ही एक नया कानून बनाया गया श्रीलंका में, जिसके तहत जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और डेवलप करने के लिए एक नया कानून बनाया गया। जिसके कारण वहाँ जो माइनॉरिटी में जो पीपल थे, श्रीलंका में माइनॉरिटी में पीपल कौन थे, तमिल स्पीकिंग पीपल। तमिल स्पीकिंग पीपल अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। अलग थलग क्यों महसूस करने लगे? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट के द्वारा एक पर एक कदम लिया जाने लगा सिन्हाला स्पीकिंग पीपल के सुपरमेसी में। पहला कदम क्या था, सिन्हाला को, पहला जो कदम था सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। दूसरा जो था, वहां लोग फेवर करने लगे यूनिवर्सिटी में, और जो भी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स थे वहां सिन्हाला स्पीकिंग पीपल का को लोग फेवर करने लगे। और जो तीसरा जो हुआ, वहां कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया जो बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। जिसके कारण क्या हुआ कि तमिल स्पीकिंग पीपल में वहां लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। वहां लोग अपने आप को गवर्नमेंट का पार्ट नहीं समझने लगे। वे फील करने लगे कि जो वहां का मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जो बुद्धिस्ट जिसको लीड करते हैं, वो तमिल के कल्चर और लैंग्वेज के बारे में सेंसिटिव नहीं है। वो फील करने लगे कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जो लीड किया जाता है बुद्धिस्ट के द्वारा, जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं, वो तमिल लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देना चाहते हैं। वो ये चीज समझने लगे कि जो सिन्हाला पीपल है डिस्क्रिमिनेट करेंगे हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब में और अदर अपॉर्चुनिटीज में। तमिल लोग इस चीज को मानने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे, इसके कारण क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल थे वो फॉर्म किए, सेवरल पार्टीज को फॉर्म किए और स्ट्रगल करने लगे तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए और रीजनल ऑटोनॉमी के लिए। श्रीलंकन तमिल क्या किए, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज फॉर्म उन लोगों के द्वारा किया गया और कंटिन्यू स्ट्रगल किया जाने लगा उन लोगों के द्वारा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लीजिए, हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए रीजनल ऑटोनॉमी के लिए। लेकिन कंटिन्यू उनके जो डिमांड थे उसको सरकार के द्वारा डिनाइड किया जाने लगा। उनके डिमांड को सरकार सीरियस नहीं लेने लगी। जिसके कारण क्या हुआ कि 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज फिर से फॉर्म हुआ और वो लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट तमिल एलम, जिसका नाम दिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, तमिल एलम को लोग डिमांड करने लगे कि इसको हम लोग को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दीजिए। तमिल एलम को, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है,
तो इसका डिमांड वो लोग करने लगे, जिसके कारण वहां पे सिन्हाला एंड तमिल स्पीकिंग जो पीपल थे वो लोगों में वहां कंफ्लिक्ट होने लगा। और वेरी सून, बहुत जल्द ही ये जो कंफ्लिक्ट था ये टर्न हो गया सिविल वार में। समझ में आया? पहले क्या हुआ कि श्रीलंकन लोग अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए, जिसके तहत वो स्ट्रगल कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए, हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। लेकिन सरकार इस चीज को सीरियस रूप में नहीं ले रही थी। तो 1980 में क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी वो लोग अपने आप में फॉर्म किए और वो लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट तमिल एलम का डिमांड किए, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में है। जिसके कारण क्या हुआ, वहां जो दो कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी और मेजोरिटी, सिन्हाला और तमिल, दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया। और बहुत जल्द ही ये कंफ्लिक्ट चेंज हो गया सिविल वार में। जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ दोनों साइड से बहुत सारे लोग का डेथ हो गया, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बहुत सारे लोगों को अपना लाइवलीहुड, जिससे हम लोग जीवन यापन करते थे, वो चीज छोड़ना पड़ा। बहुत सारे लोग वहां पे माइग्रेट किए एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि वहीं पे अपने यहाँ अपने कंट्री में ही रिफ्यूजी बन के रह रहे थे। तो इस सब कारण ही टर्न ओवर हो गया सिविल वार, जिसके कारण ये सब चीज हुआ। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो डिफरेंट पाथ, मतलब अलग एक रास्ता निकाले, जो अदर जो कंट्री कर रहे थे उससे अलग वो लोग एक रास्ता निकाले। और वो रास्ता क्या था, वहाँ के जो लीडर्स थे वो समझते थे कि अगर देश को एक साथ रखना है तो वहाँ जो रीजनल जो डिफरेंस है उसको हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, सबको हमको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, हमको सबके जो कल्चर है उसको हमको मानना पड़ेगा। रीजनल जो डाइवर्सिटी है एंड कल्चर है उसको हमको मानना पड़ेगा। जिसके लिए वहां के जो लीडर्स थे 1970 यानी 1970 से 1993, मतलब 1970 से 1993 के बीच में अपने यहाँ 4 बार कानून में, 4 बार मतलब अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए। अपने यहाँ 4 बार अपने कानून में अमेंडमेंट किए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ उनका देश एकजुट रहे और वहाँ के डाइवर्सिटी को बरकरार रखना चाहते थे। वो जो वहाँ का जो अमेंडमेंट था वो पूरे दुनिया के लिए एक इनोवेटिव था, इनोवेशन था। पूरी दुनिया के लिए वो इनोवेशन टाइप से था। उन अमेंडमेंट में क्या किए, जो बेल्जियम का जो मॉडल था, वो मॉडल आपको बताते हैं। बेल्जियम का जो मॉडल था उस मॉडल में क्या था, जो पहला मॉडल था जो सेंट्रल गवर्नमेंट था। बेल्जियम में कौन कौन से 2 ग्रुप थे, मतलब मेजर हम बात करें वहां भी स्पीकिंग के पीपल, मतलब बोलने के आधार पर लैंग्वेज में बटा हुआ था। तो पहला फ्रेंच था, जर्मन था और एक था वहां पे डच। तो वहां पे मेजोरिटी में अगर देखा जाए, पूरे देश में मेजोरिटी में कौन था, डच था। लेकिन जो कैपिटल सिटी था वहां पे फ्रेंच था मेजोरिटी में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो लोग फॉर्म किए और सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच दोनों को इक्वल मिनिस्टर्स वहां पे मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट में मिले। और एक वहां पे कानून लागू, यहाँ पे एक एक्ट लगाया गया कि कोई भी वहां पे कुछ कानून के लिए सभी, मतलब दोनों, अगर वो डच हैं और फ्रेंच हैं तो कानून पास करवाने के लिए दोनों का मेजोरिटी, दोनों जो मेंबर्स हैं दोनों मेंबर्स का मेजोरिटी चाहिए, तभी वहां पे कानून आगे बढ़ेगा। दूसरा क्या किया वो लोग कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारा पावर दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारा पावर दे दिया। और जो स्टेट गवर्नमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट था। स्टेट जो गवर्नमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट था और इसको बहुत सारा पावर दे दिया गया। और जो तीसरा जो ये लोग मेजर लिए, तीसरा मेजर क्या था, जो कैपिटल सिटी था ब्रुसेल, जो था ब्रुसेल का एक सेपरेट
सेपरेट गवर्नमेंट ब्रुसेल में स्टेब्लिश किया गया और यहाँ भी दोनों ग्रुप को, बोथ ग्रुप कहने का मतलब डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को, बोथ ग्रुप को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मिला। और यहाँ पे जो फ्रेंच थे इसलिए मान गए इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो ब्रुसेल था, ब्रुसेल में जो नया गवर्नमेंट हुआ, ब्रुसेल में मेजोरिटी किसका था? फ्रेंच का था, लेकिन फ्रेंच भी यहाँ पे इसलिए मान गए इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, क्योंकि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मिला, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल में माइनॉरिटी में थे, फिर भी इनको इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मिला, इसीलिए ये यहाँ पे इस चीज के लिए मान गए। और जो इनका चौथा मेजर इनका जो था तो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था? जैसे कि अगर मान लीजिए फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है पूरे देश में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो लोग अपना एक गवर्नमेंट बनाएंगे जो वहां क्या कल्चर और लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चर एंड लैंग्वेज। जैसे हर ग्रुप, जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, डच हो गया, वो लोग जैसे मान लीजिए फ्रेंच है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, तो पूरे देश के कहीं भी उस देश में किसी कोने में हो वो लोग अपने वोटिंग करके अपना एक गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। उसी टाइप से डच लोग अपना गवर्नमेंट बनाते थे, उसी टाइप से जर्मन लोग अपना गवर्नमेंट बनाते थे जो उस पार्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर और लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जिसका कारण क्या हुआ, जो बेल्जियम था, बेल्जियम का जो मॉडल था जो सक्सेस कर गया, ऐसे देखने में तो ये बहुत डिफिकल्ट मॉडल लग रहा है और वहां के लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट मॉडल था, लेकिन यह सक्सेस कर गया बेल्जियम का जो मॉडल था और बेल्जियम आगे बढ़ गया और वहां के लोग आगे बढ़ गए। हम लोग जो दो स्टोरी पढ़े हैं, एक बेल्जियम का मॉडल पढ़े और एक श्रीलंका के बारे में पढ़े, तो दोनों में क्लियर कंसेप्ट है कि बेल्जियम के जो लोग थे, बेल्जियम के जो लीडर्स थे, वो चाह रहे थे कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे के लैंग्वेज का। तो जिसके कारण क्या हुआ कि बेल्जियम एकत्र रहा और बाद में जब यूरोप के जब कंट्री जब मिलकर यूरोपियन यूनियन बना तो उस समय ब्रुसेल को हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का बनाया गया। एक नंबर में से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है उसमें क्वेश्चंस आ भी सकता है कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो उसका आंसर ब्रुसेल होगा, समझे। तो जिसके कारण बेल्जियम आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि जब श्रीलंका था, तो श्रीलंका मेजोरिटी वहां पे जो लीडर्स थे मेजोरिटी को प्रेफर करने लगे, वो लोग सोचने लगे कि मेजोरिटी थोपेगा अपने भावनाओं को माइनॉरिटी पे, जिसके कारण वहां कन्फ्लिक्ट हुआ और बाद में बहुत सारे रूप में हार्मफुल हुआ। वहां पे बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारी कठिनाइयां आई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुका, हेल्थ डेवलपमेंट रुका। तो आपका ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कब आता है। धन्यवाद।